नमस्कार दोस्तों, मैं पारसमणि चौहान अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्लास 9th का सब्जेक्ट मैथ पढ़ेंगे और इसमें हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट के जितने भी एक्सरसाइज थे सबके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। तो आज हम चैप्टर सेकंड में पहुंच गए हैं और हम लोगों के चैप्टर सेकंड का नाम है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। अब हमें ये सोचना है कि बहुपद कहते किसे हैं, बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद जानने के लिए आपको राशि जानना होगा। चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं, तब जाकर आप जान पाएंगे कि बहुपद क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं राशि। राशि क्या होती है यह चीज हम लोग जानते हैं। क्वांटिटी, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम अंकों में व्यक्त कर सकते हैं, जिसकी तुलना की जा सकती है, उसे हम राशि कहते हैं। जिसको मापा जा सके, जिसकी तुलना की जा सके, जिसको अंकों में व्यक्त किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, राशि कहते हैं। और जिसकी तुलना नहीं की जा सकती है, जिसको मापा नहीं जा सकता है, जिसकी अंकों में नहीं व्यक्त किया जा सकता, उसे हम राशि नहीं कहते हैं। जैसे आप चाल ले लीजिए, चाल एक राशि कही जाएगी। क्यों कही जाएगी भाई? क्योंकि चाल को हम मापते हैं, किस में मापते हैं, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में मापते हैं। इसकी तुलना भी करते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा, कौन वेग ज़्यादा है, चाल ज़्यादा है, तो आप आराम से बता सकते हैं। और अंकों में तो खैर व्यक्त करते हैं। कोई गाड़ी जा रही है तो उसकी स्पीड को, उसकी चाल को हम अंकों में तो व्यक्त करते हैं। वैसे ही समय हुआ, वैसे ही ऊर्जा हुआ, वैसे ही कार्य हुआ, शक्ति हुआ, सामर्थ्य हुआ, विद्युत धारा हुआ, आवेश हुआ, विभवांतर हुआ, प्रतिरोध हुआ, बल हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ, त्वरण हुआ। ये सारी चीजें क्या हैं, राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इनको हम मापते हैं, इनकी हम तुलना करते हैं और इनको हम अंकों में भी व्यक्त करते हैं। लेकिन जो गुण होते हैं, जो क्वालिटी होती है, जैसे ईमानदारी हुई, बुराई हुई, अच्छाई हुई, बेईमानी हुई, ये जो गुण है इनको आप नहीं मापते हैं, इनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको हम राशि नहीं कहेंगे। जैसे ईमानदारी को ही ले लीजिए, क्या ईमानदारी को आप मापते हैं? किस में मापते हैं भाई, सोचा है आपने कभी? ईमानदारी को नहीं मापते हैं। क्या ईमानदारी की तुलना करते हैं? नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति ईमानदार है, आपका 1 रुपया भूला है, वो आपको 1 रुपया लौटा दिया। कोई दूसरा व्यक्ति है, आपका 1000 भूला है, वह 1000 रुपया लौटा दिया। कौन ज़्यादा ईमानदार है? तो आप बता नहीं पाएंगे कि 1 रुपया वाला व्यक्ति ज़्यादा ईमानदार है कि 1000 रुपया देने वाला व्यक्ति ईमानदार है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी की तुलना आप नहीं कर सकते। तो आपने समझा राशि। इसके बाद हम पढ़ेंगे राशि के प्रकार। राशि के प्रकार। राशियों को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। एक हम बांटते हैं उत्पत्ति के आधार पर, एक हम बांटते हैं दिशा और परिमाण के आधार पे, और एक हम बांटते हैं मान परिवर्तन के आधार पर।
उत्पत्ति के आधार पर राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक को हम लोगों ने नाम दिया है मूल राशियां, दूसरे को हम लोगों ने नाम दिया है व्युत्पन्न राशियां। वैसे ही परिमाण और दिशा के आधार पर भी राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तरह की राशियों को हम लोगों ने नाम दिया है सदिश राशियां, और एक तरह की राशियों का नाम हम लोगों ने दिया है अदिश राशियां। मान परिवर्तन के आधार पर जो राशियां होती हैं, एक होती है चर राशियां और दूसरी होती हैं अचर राशियां। तो राशि के प्रकार, तो राशि को हम उत्पत्ति के आधार पर बांट सकते हैं, दिशा और परिमाण के आधार पर बांट सकते हैं, मान परिवर्तन के आधार पर बांट सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां। दिशा और परिमाण के आधार पर भी दो प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां। और मान परिवर्तन के भी आधार पर दो प्रकार की होती हैं, चर राशियां और अचर राशियां। ये मुख्यतः विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे, ये मुख्यतः हम लोग विज्ञान में पढ़ेंगे। बहुपद पढ़ने के लिए इस तरह की राशियों का काम है। चर राशियों को जानने की ज़रूरत है और अचर राशियों को जानने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इन राशियों के बारे में मैं छोड़ देता हूँ, ये साइंस में आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी मेरा लेक्चर आप देखेंगे, साइंस वाला, फिजिक्स वाला लेक्चर आप देखेंगे, तो वहाँ पर इन सब के राशियों के बारे में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे मुझे चैप्टर के आधार अकॉर्डिंग पढ़ाना है, तो चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें जानना है चर राशियाँ और अचर राशियाँ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं चर राशियों पर और अचर राशियों पर, उनको परिभाषित करते हैं और उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई चर राशियाँ किसे कहेंगे और अचर राशियाँ किसे कहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चर राशियाँ। वेरिएबल, वेरिएबल चर राशियाँ होती क्या हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो ऐसी राशियां जो अपना मान समय के सापेक्ष बदलती रहती हैं, यानी जैसे जैसे समय में चेंजिंग होता रहेगा, उन राशियों के वैल्यू में भी चेंजिंग होती रहेगी। तो उस तरह की राशियों को हम लोगों ने नाम दिया है चर राशियाँ। ऐसी राशियाँ वे राशियाँ जिनमें परिवर्तन होता रहता है समय के सापेक्ष, या परिवर्तनशील राशियों को हम चर राशियाँ कहते हैं। जैसे समय, समय आप समझते होंगे, समय एक चर राशि है, क्योंकि समय अपना मान हमेशा बदलता रहता है। कोई गाड़ी ले लीजिए, गाड़ी की स्पीड बदल रही है, पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर, फिर तो गाड़ी की जो स्पीड है वह क्या कही जाएगी? चर वेग कहा जाएगा। चर का मतलब परिवर्तनशील और वेग माने वेग या चाल कहा जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी गाड़ी की चाल हर वक्त बदल रही है तो उसका जो चाल है वह क्या कहा जाएगा? चर कहा जाएगा। लेकिन वहीं यदि किसी गाड़ी की चाल न बदले, नियत रहे हमेशा, तो वह गाड़ी की चाल अचर कही जाएगी। जैसे देख लीजिए अचर, अचर क्या होता है? नॉन वेरिएबल, अचर राशियाँ यानी कि नॉन वेरिएबल्स। वे राशियां जो अपना मान नहीं बदलती है, समय के सापेक्ष नियत रहती है, उस तरह की राशियों को हम क्या बोलते हैं? अचर राशियां।
जैसे ले लीजिए आप किसी गाड़ी की चाल ले लीजिए, यदि गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, समय बदल रहा है लेकिन उस गाड़ी की चाल नहीं बदल रही है, तो हम गाड़ी की चाल को क्या कहेंगे? अचर चाल कहेंगे, अचर वेग कहेंगे। तो चर राशियां किसे कहते हैं? परिवर्तनशील राशियों को चर राशियां कहते हैं। अचर राशियां किसे कहते हैं? जो राशियां परिवर्तनशील नहीं होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अचर राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है किसी वस्तु का द्रव्यमान, तो समय के सापेक्ष क्या वह बदलता है? क्या 2 किलोग्राम की वस्तु है 12 बजे, तो क्या 1 बजे 3 किलोग्राम की हो जाएगी? नहीं। तो जो द्रव्यमान है समय के सापेक्ष क्या है? अचर है। समय के बदलने से किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। चर राशियों को हम स्मॉल x, y, z, t, s से दिखाते हैं और अचर राशियों को हम स्मॉल a, b, c चाहे कैपिटल A, B, C से हम लोग दिखाते हैं। तो आपने चर समझा और अचर समझा। अब आप समझ सकते हैं बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक होता क्या है? आपने चर समझा, अचर समझा। जब चर और अचर राशियों का संयोजन कर दीजिए, उनको जोड़ दीजिए, लेकिन सवाल यह है कि जोड़ेंगे कैसे भाई? तो गणित में 2 चीजों को जोड़ने के लिए कुछ चिन्ह है, प्लस का, माइनस का, गुणे का, भाग का। ये चिन्ह क्या करते हैं? 2 चीजों को जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए ये 2 हो गया, ये x हो गया, अब इनको जोड़ना है, कुछ नहीं लिखेंगे तो ये अलग अलग है। बीच में यदि प्लस कर देते हैं तो जुड़ गया, ये माइनस कर देते हैं तभी संयोजन हो गया, चाहे गुणा कर देते हैं तभी भी संयोजन माने संयुक्त हो गए, जुड़ गए। चाहे भाग कर दीजिए, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? जुड़ गए, माने रिलेट हो गए, एड नहीं रिलेट हो गए। तो क्या आपने समझा इस मेरी बात के आधार पर बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे? आप अनुमान लगा सकते हैं परिभाषा क्या होगी। जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों, गणितीय संक्रियाओं के चिन्ह का मतलब वही जोड़, घटाना, गुणा और भाग का चिन्ह। जब चर और अचर राशियों को गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों द्वारा संयुक्त कर दिया जाता है, रिलेट कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैंने लिखा है, ये बीजीय व्यंजक होगा। क्यों भाई? चर है, अचर है, इनको क्या किया गया है? संयुक्त किया गया है, जोड़ से, गुणा से, भाग से, जोड़ से, घटाना से। देख लीजिए यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये बाटा माने क्या है? भाग है। और चर और अचर राशियां हैं, ठीक है, तो इनको जोड़ा गया है, घटाया गया है, गुणा किया गया है, भाग किया गया है, यानी कि चर और अचर राशियों को क्या किया गया है? संयुक्त किया गया है, रिलेट किया गया है एक दूसरे से। तो यह क्या कहा जाएगा? बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। अब आप ये कहेंगे कि केवल अचर राशि रहे के तो क्या बीजीय व्यंजक नहीं कहेंगे? बिल्कुल बीजीय व्यंजक कहेंगे। आप कहेंगे क्यों, उसमें तो चर नहीं है। अरे भाई कोई चर नहीं है तो यहाँ पर x की घात हम 0 लिख सकते हैं, और किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे x आ गया, चर हो गया, अचर हो गया और संयोजन हो गया, तो ये भी बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। लेकिन यह अचर है तो इसलिए इसको हम क्या कह सकते हैं? अचर बीजीय व्यंजक कह सकते हैं। तो बीजीय व्यंजक में ध्यान दीजिएगा, चर राशियां होंगी और अचर राशियां होंगी, उनका संयोजन होगा। संयोजन किससे होगा? प्लस के साइन के, माइनस के साइन से, गुणे के साइन से और डिवीजन के साइन से, ठीक है ना। इनके द्वारा जब हम संयुक्त कर देंगे, संयोजन कर देंगे, तो वह क्या कहा जाएगा? बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। बीजीय व्यंजक में केवल अचर भी हो सकता है, अच्छा है, केवल चर भी हो सकता है, चाहे
दोनों का मिक्सचर हो सकता है। जैसे ये यहाँ पर क्या है, केवल अचर है। जैसे मैं 5 लिख दूं तो यह भी बीजीय व्यंजक कहा जाएगा, लेकिन अचर बीजीय व्यंजक कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर x की घात क्या मैं लिख सकता हूँ 0। यहाँ पर x प्लस x स्क्वायर है, क्या यह नहीं कहा जाएगा, ये भी बीजीय व्यंजक कहा जाएगा। इसमें चर है, अचर भी है, लेकिन अचर क्या है 1 है, इसके आगे कुछ नहीं, संख्या है, गुणे में कुछ नहीं है, तो क्या माना जाएगा 1 माना जाएगा। तो आपने बीजीय व्यंजक भी समझ गया। अब आप समझ सकते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। बहुपद क्या होता है ये देखना है आपको। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात है वह 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि पूर्ण संख्याएं हो, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं हो, उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। यानी चर राशि की घात पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, 0, 1, 2 ऐसा होना चाहिए, 3, 4 ऐसे होना चाहिए, न कि निगेटिव होना चाहिए, चाहे घात जो है पॉइंट में होना चाहिए, चाहे बटे में होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, जो चर राशि यानी वेरिएबल की जो पावर है वह पॉइंट में पावर नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन के रूप में नहीं होनी चाहिए, और नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बीजीय व्यंजक है उसकी पावर नॉन निगेटिव है तो वह क्या कहा जाएगा, बहुपद कहा जाएगा। तो चलिए हम लोग बहुपद का उदाहरण देख लेते हैं। क्या यह बहुपद कहा जाएगा, तो बिल्कुल बहुपद कहा जाएगा। क्यों, देख लीजिए यहाँ पर x की घात कुछ नहीं है तो 0 लिखा गया, यहाँ पे 1 है। वेरिएबल यानी कि चर राशि की घात क्या है, 0 है, 1 है, 3 है, ऐसा है ना, नॉन निगेटिव है ना, तो यह बहुपद कहा जाएगा। क्या यह बहुपद कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा ये समझ लीजिए। यहाँ पे x के पावर 1 है, ऊपर लेकर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1। यहाँ पे पावर क्या हो गया, निगेटिव हो गया ना, और जब पावर निगेटिव होती है तो वह बहुपद नहीं कहा जाता है। यह बहुपद नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है। रूट मतलब क्या होता है, रूट माने पावर 1/2, यहाँ पे 2 छुपा होता है, जब रूट को हटाते हैं तो पावर 1/2 आ जाएगा और +5, और जब पावर 1/2 आ गया यानी फ्रैक्शन हो गया ना, और जब पावर फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो या फिर नेगेटिव हो तो वह बहुपद नहीं कहा जाता है। तो बहुपद में ध्यान देना है कि बहुपद में जो वेरिएबल की घात होगी वह 0, 1, 2 यानी नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। अब पढ़ लेते हैं हम बहुपद की घात। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद की घात क्या होती है। तो किसी बहुपद में जो चर राशि की अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहेंगे। किसी बहुपद में चर राशि की जो अधिकतम घात होती है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे देखिए, आपसे पूछूं कि इसमें बहुपद की घात क्या है, तो आप देखिए कि चर राशि की अधिकतम घात क्या है। तो चर राशि की अधिकतम घात 10 है ना, तो जो 10 है वह बहुपद की क्या कहा जाएगा, घात कहा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि बहुपद की घात क्या होती है।
इसके बाद मैं आपको बता देता हूं मानक रूप। बहुपद का मानक रूप किसे कहेंगे? तो कोई बहुपद है और उसमें जो चर राशि की घातें हैं, तो उस बहुपद को चर राशि की घातों के या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए या घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, तो जो नया रूप प्राप्त होगा वह बहुपद का मानक रूप कहा जाएगा। किसी बहुपद को उसकी घातों के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। जैसे देख लीजिए, ये है। अब इसमें क्या है ना, तो घातों के अनुसार घटते हुए क्रम में है ना बढ़ते हुए क्रम में है। अब आप चाहें तो या तो बढ़ते हुए क्रम में लिखिए चाहे घटते हुए क्रम में। जैसे मैं बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, सबसे पहले छोटी घात, यहाँ पे घात क्या है? 1। इसके बाद बड़ी घात क्या है? 3। इसके बाद क्या है? 4। इसके बाद क्या है? 10। और ये 9 भी है। चार घात 4x³ 3x4, ये 9 घात छोटा है और प्लस 5x के पावर 10। ठीक है। अब इसमें देखिए घातों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, तो आप चाहेंगे कि तो घातों को बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, चाहे घटते हुए क्रम में लिख सकते हैं। वह क्या कहा जाएगा? मानक रूप कहा जाएगा। तो मानक रूप किसे कहते हैं? किसी बहुपद को उसकी घातों के चर राशि की घातों के बढ़ते हुए क्रम में चाहे घटते हुए क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। पद मतलब क्या होता है? टर्म। पद मतलब क्या? ये भाग जिनको हम प्लस और माइनस के द्वारा अलग किए रहते हैं, उन भागों को हम बहुपद के पद कहते हैं। बहुपद के वे भाग जो प्लस और माइनस के द्वारा अलग होते हैं, वे बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई बहुपद लिख रहा हूँ, ये मैंने एक बहुपद लिखा है। अब जहाँ पे प्लस और माइनस रहेगा वहाँ पर एक पद हम कहेंगे। देखिए यहाँ पे प्लस है तो एक पद, ये प्लस है तो एक पद, ये माइनस है तो एक पद, एक पद एक पद। तो जहाँ पर प्लस और माइनस लगा रहेगा तहाँ पर हम लोग एक पद गिनेंगे। तो बहुपद के पद से आप क्या समझते हैं? टर्म मतलब क्या समझते हैं? तो बहुपद के वे भाग जिसको हम प्लस साइन के द्वारा या माइनस साइन के द्वारा अलग किए रहते हैं, वह बहुपद के क्या कहलाता है? पद कहलाता है। अब बहुपद के प्रकार पढ़ लेते हैं हम लोग। तो बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन सवाल यह है कि बहुपद को हम किसके आधार पर बांटे हैं? किसी भी चीज़ को बांटने के लिए कोई एक तरीका होता है, कोई एक गुण का हम चुनाव करते हैं और उस गुण के आधार पर उस चीज़ का बंटवारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वस्तुओं का चाहे पदार्थ का वर्गीकरण करना है, तो वस्तुओं का वर्गीकरण जीवन के आधार पर कितने प्रकार का किया जाता है? सजीव, निर्जीव, ये जीवन के आधार पर है वस्तुओं के प्रकार। वैसे ही
प्रकाश के आर पार जाने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की हो जाएंगी? पारदर्शी, अपारदर्शी, अल्प पारदर्शी। शुद्धता के आधार पर शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। तो इस तरह से किसी भी चीज को बांटना है तो एक गुण का चुनाव हम करते हैं। तो बहुपद को जब बांटना है तो हम एक गुण का चुनाव करेंगे कि भाई बहुपद के प्रकार है तो किसके आधार पर है। तो यहाँ पे दो तरह का गुण हम एक चुनाव करते हैं। एक हम बहुपद का घात चुनते हैं, घात के आधार पर, और एक मैं चुन लेता हूं पद के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद का नामकरण है रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद। ऐसे ही जितनी घात रहेगा उसी के आधार पर उसका नामकरण हम कर देंगे। 4 घात है तो मैंने नाम रख दिया है चतुर्थघाती। 5 घात रहेगा तो पंचघाती नाम रख देंगे हम। पद के आधार पर हो जाएगा आपका एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, यानी कि जितने पद रहेंगे उसी के आधार पर उसका नामकरण किया गया है। यदि 3 पद होंगे तो क्या नाम हो जाएगा? त्रिपदीय बहुपद। और यदि 4 पद रहेगा तब का नाम हो जाएगा चतुर्थ पदीय बहुपद। तो बिल्कुल परिभाषित भी मैं कर देता हूं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, यानी इसमें अधिकतम घात चर राशि की क्या होगी? 1 होगी। मैक्सिमम पावर जो होगी चर राशि की वह 1 होगी। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं? तो चर राशि की जो मैक्सिमम पावर होगी अधिकतम घात क्या होगी? 2 होगी। इसमें मैक्सिमम पावर 3 होगी, इसमें मैक्सिमम पावर 4 होगी। तो किसी बहुपद में अधिकतम घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद कहा जाएगा। यदि अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहा जाएगा? द्विघाती बहुपद। अधिकतम घात 3 हो तो त्रिघाती बहुपद। अधिकतम घात 4 हो तो चतुर्थ घाती बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहेंगे? तो ऐसा बहुपद जिसमें 1 पद हो। द्विपदी बहुपद किसे कहेंगे? ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो। जिसमें 3 पद हो त्रिपदी, जिसमें 4 पद हो उसे हम क्या कहेंगे? चतुर्थ पदी। और जिसमें 10 पद होगा हम 10 पदी नाम रख देंगे। तो ऐसा ही बहुपद का हम नामकरण करते चले जाएंगे। अब मैं बारी बारी से एक एक का उदाहरण लेता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। रैखिक बहुपद यानी कि जिसमें अधिकतम घात 1 हो। मैं एक उदाहरण लिया हूं भाई। ये इस बहुपद में जरा बताइए अधिकतम घात क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं, घात है तो 0 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। तो मैक्सिमम पावर 1 है ना, तो यह क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है। वैसे ही ये देखिए, इसमें अधिकतम घात क्या है? 2 है ना, तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा। ऐसे ही अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 3 है ना, तो त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम घात क्या है? 4 है ना, तो चतुर्थघाती बहुपद कहा जाएगा। और एक मैं आपको बात बता दूं, एक अचर बहुपद होता है, यानी कि जब घात क्या हो? 0 हो। अचर बहुपद माने जिसमें चर राशि की घात 0 हो उसे हम क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 में चर राशि की घात क्या है? x के पावर 0 लिखा जा सकता है। घात 0 है तो यह अचर बहुपद कहा जाएगा। वैसे ही एक और होता है शून्य बहुपद, ये भी मैं बता देता हूं। शून्य बहुपद का मतलब
ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि के हर पद में चर राशि का गुणांक 0 हो। ऐसा बहुपद जिसमें हर पद में चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये यहाँ पे देखिए, जितने भी पद हैं सारे पद में चर राशि का गुणांक क्या है? 0 है। तो यह किसका उदाहरण है? शून्य बहुपद का उदाहरण है। अब आपको मैं उदाहरण देता हूँ एक पदी द्विपदी। इसमें कितने पद हैं? देखिए यहाँ पे प्लस लगा है, एक पद एक पद, 2 पद है तो द्विपदी। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3, 3 पद है। इसमें कितने पद है? 3 पद। इसमें कितने हैं? 2 पद हैं। वैसे ही इसमें कितने पद हैं? 1 पद है, यानी कि एक पदी बहुपद है। ऐसे ही इसमें बताइए तो कितने पद हैं? आपको देखने के लिए तो इसमें 4 पद लग रहे हैं, लेकिन ये एक तरह की राशियां हैं ना, तो इनको जोड़ देंगे। 4x और 2x कितना? 6x। सजाती पद है तो जोड़ देंगे और प्लस 4, कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने बहुपद पढ़ा, बहुपद के प्रकार पढ़ा, बहुपद में घात पढ़ा, उसका मानक रूप पढ़ा और उदाहरण द्वारा समझा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो भी स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज RTP पर नए हैं, वह कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। तो बस इन्हीं सभी शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।